भारत तरक्की की राह पर गामजन है, यहाँ से शुरू होता है। 2030 साल में भारत दुनिया की 8वीं बड़ी इकोनॉमी होगा। ऊपर से पढ़ ठीक है। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या एक वकील की हैसियत से आपने कभी गौर किया इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि भारत में एक दिन के लिए मार्शल लॉ नहीं लगाया, भारत में एक दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन अबेंस नहीं हुआ, भारत में एक दिन के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं रुका। हमें भारत के साथ ताल्लुकात, कुशीदगी, जंग की बातें तो बताई जाती हैं, लेकिन हमें ये कभी कोई नहीं बताता कि वहाँ पर किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम कोई दूसरा बंदा नहीं जानता। हमें कोई ये बात नहीं बताता कि भारत के अंदर कभी पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं रुकता। हमें भारत के चाहे कितना भी बुरा लगता हो, लेकिन ये एक अम्र वाक़या है कि भारत का वज़ीर आज़म इस वक्त वो शख्स है जिसने एक खोखे पे खड़े होकर चाय तैयार की। इसने इसको चाय लोगों के सामने सर्व किया, इसके बर्तन धोए, और ये इस कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोसेस का नतीजा है। आज वहाँ पर हर एक खड़े होकर बात कर सकता है। ये कौन थे वजीर आजम उस वक्त के भारत के? मोदी। ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी को एड्रेस। भारत के वजीर आजम जो चाय बनाते, मौजूदा वजीर आजम यही थे, मोदी की बात। चलिए आगे बढ़िए। He began his career as a tea maker or as a tea boy. अच्छा। मेरे मुल्क में आज खौफ की फिजा है, मेरा मुल्क में आज जबर की फिजा है, और मुझे ये कहते हुए नदामत महसूस होती है कि अगर आज पाकिस्तान के हालत का तजिया किया जाए और मुख्तलिफ अदारों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, तो मैं 4 अदारों में से अगर उठाऊं, अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान, तो मैं अदलिया को 50% इस चीज़ का जिम्मेदार समझता हूँ। बाकी 50% आप बाकी तीनों अदारों पर तकसीम कर सकते हैं। अगर जज ये कहे कि हाँ ये चोर है, लेकिन हालात इस बात के मुतकाजी थे कि वो चोरी करे, तो फिर वो जज नहीं है। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि आप इस बात के ऊपर आप मेरी ज़ात के हवाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ना कभी नौकरी की परवाह रही है और ना ही नौकरी की खातिर मैंने ये ओहदा कबूल किया है। आज इस दौर में अगर जस्टिस मुनीर मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला देता, ये 200 केस का फैसला देता, तो यहाँ के अवाम इसकी बोटियाँ नोच कर कौवों को डाल देते। यहाँ के लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि जस्टिस मुनीर ने इस पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अभी तक लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि असल में हुआ क्या था, और बदकिस्मती है कि जस्टिस मुनीर का किरदार हर कुछ अरसे बाद जिंदा होकर सामने आ जाता है। वो किरदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत वाले किरदार हों, वो किरदार इरशाद हसन खां की सूरत में हो, वो किरदार शेख रियाज की सूरत में हो, वो किरदार मौजूदा दौर की सूरत में हो, ये सब जस्टिस मुनीर के किरदार हैं। क्या बात करते हैं ये जस्टिस मुनीर, जिसने पाकिस्तान की किस्मत का इस अंदाज में सौदा किया कि जनरल अयूब खान की काबीना ने ये वजीर कानून को सौदा करके बैठा। और आपको पता है 1962 के आइन में पहली मरतबा पाकिस्तान के नाम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ख़त्म किया गया, और ये उस वक्त की असम्बली का एजाज़ जाता है कि उन्होंने पहली करारदाद पेश की कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क के साथ होगा। इरशाद हसन खान 3 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की खातिर तुमने परवेज़ मुशर्रफ को सनद जवाज़ अता की, और फिर इसी तरीके से इस मुल्क की किस्मत साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। मैं आज के दौर की आपके साथ बात करता हूँ जो मेरी अपनी ज़ात के साथ पेश आए। मैं अल्लाह को गवाह करके, आप सबको गवाह करके, अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके अपनी माँ को गवाह करके ये बात कर रहा हूँ कि आप इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुँच कर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं।
کیسوں کو مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا. شوکت صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. یہ چیف جسٹس کون ہے؟ چیف جسٹس اس وقت جسٹس کانسی تھے. پورا نام کیا؟ انور کانسی صاحب تھے. اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں گے. مجھے پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ہر روز کی پروسیڈنگ کہاں پہ جاتی رہی ہے. مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹیچوٹ کے مطابق ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا تاکہ وہاں پہ کوئی جج پروسیڈنگز کو نہ دیکھ سکے. آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی پرواہ نہیں کی ہے کہ کر لی ہے. وہ اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ مجھے ایک ایشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں گے. کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جسٹس کی بات نہیں ہو رہی. کس ریفرنس؟ ہم آپ کے ریفرنس یہ شوکت صدیقی صاحب ایک اور ریفرنس بھی تھا ان کے خلاف. جی he was then the senior puny judge of the. نہیں یہ ریفرنس کی بات جو ہو رہی ہے ریفرنس کی. ان کے پہلے 3 ریفرنس چل رہے تھے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا پہلا ریفرنس انہوں نے بنایا تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے سرکاری ریزیڈنس پر زیادہ خرچ کروایا. اور اس ریفرنس کے اوپر شو کاز نوٹس کے بعد 2 دن ہیئرنگ بھی ہوئی تھی. جب میں نے ایک درخواست دی تھی اس میں کہ اس میں سب ججز نے آفیشیل ریزیڈنسز پہ جو خرچ کروایا ہے پچھلے سالوں میں ان ہمیں دی جائے تو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ریلیونٹ ہے. تو اس کے بعد بہرحال ہیئرنگ اس کی. دوسرا کون سا تھا ریفرنس؟ ایک تو یہ کہ دوسرا پھر کون سا تھا؟ دوسرے 2 ریفرنس تھے. وہ بتائیے. وہ دونوں ریفرنس جو تھے ایک ایک کر کے بتائیں نا. آپ نے ایک بتا دیا, دوسرا کیا تھا؟ یہ پہلا ریفرنس تو میں نے عرض کر دیا. دوسرے 2 ریلیٹڈ ریفرنس تھے. جی. اس میں جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے ہیئرنگ اے کیس اگینسٹ دھرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں یہاں دھرنا دیا گیا تھا TLP. اس سے بٹوین اسلام آباد اینڈ راولپنڈی راستے بند ہو گئے تھے اور اس پر اس پہ ریفرنس ہوا تھا. جی سر. اس پر ریفرنس ہوا کہ آپ نے کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں. ریمارکس ڈیورنگ دی پروسیڈنگز آف دی کورٹ ریمارکس دیے تھے. یس while 2 complaints were registered. سمجھ گئے. تیسرا بتا. ریفرنس 312 اور 313 آف 2017. اور یہ آخری والا ریفرنس کیا ہے؟ اور آخری ریفرنس ہی موجودہ ہے.